बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय प्रोफेसर जगमोहन जी, स्टेज पर बैठे हुए विद्वान साथी और इस मीटिंग हॉल में बैठे हुए सभी श्रोतागण, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, अलग अलग मुद्दों पर काम करने वाले साथी हैं, जुझारू साथी हैं, मैं आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूं और बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मुझे इस मौके पर आप लोगों ने बुलाया और बात करने का मौका दिया। आप लोगों के साथ मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, बात करता रहता हूँ और आप सब जानते हैं कि मेरा काम का क्षेत्र मेरे काम का क्षेत्र आप सब जानते हैं कि आदिवासी इलाका है, खास तौर से बस्तर का। और बस्तर के इलाके में क्या चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए मानव अधिकारों पर, ह्यूमन राइट्स पर। ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से अधिकार आते हैं, प्रोफेसर साहब ने उसकी तरफ तफसील से बताया कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक और एक आपने बताया था, हाँ, नागरिक अधिकार आते हैं। और उसमें अब जैसे मैं हिमाचल में था अभी काफी समय से, मैं पहले दिल्ली आया और मुझे बुरी तरह से अस्थमा का दौरा पड़ गया, खांसी रुक नहीं रही थी। मैं हिमाचल गया, वहां अभी गुंजाइश है कि थोड़ा AQI 50 के नीचे है, 40-50 के बीच, तो मेरी खांसी ठीक हुई। कल मैं जैसे ही यहां आने के लिए हिमाचल से नीचे उतरा, चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से यहां आया, फिर से अस्थमा शुरू, फिर से खांसी शुरू, और मैं लगातार दवाई खा रहा हूं तो बोल पा रहा हूं। और ये हालत आज ज्यादातर लोगों की है जो शहरों में रह रहे हैं, सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं, सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आपको पता होगा अभी इसी हफ्ते दिल्ली में प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि हवा बहुत खराब है। मैं अभी रास्ते में प्रोफेसर साहब से कह रहा था कि मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी किसी युद्ध से मरेगी या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि आने वाली पीढ़ी खांसते खांसते मरेगी। हमारी जो मनुष्यता है, हमारी जो इंसानी नस्ल है, वो खांस खांस के मर जाएगी। विकास का जो रास्ता है वो उसे जिंदा नहीं रहने देगा, क्योंकि और कुछ हो या ना हो, पॉल्यूशन से इंसान मर जाएगा। दो खतरे बताए गए हैं, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में भी। फिर हमारे देश में जो मानव अधिकारों की हालत है वो क्या है? मानव अधिकारों की हालत ये है, और उन मानव अधिकारों पर जब हमला होता है तब हमारे देश में एक कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और अगर किसी के मानवाधिकारों पर हमला होगा तो लोग मानव अधिकार आयोग में जाएंगे, शिकायत करेंगे, और मानव अधिकार आयोग के पास ये ताकत होगी कि वो पुलिस की भी जांच कर सकता है, वो सरकारों की जांच कर सकता है, वो उनको नोटिस दे सकता है, बुला सकता है, उसके पास अदालत के अधिकार है, और वो एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है सरकार को कि इस ऑफिसर के ऊपर मुकदमा चलाओ, इस SP को जेल में डाल दो, इस अधिकारी को नौकरी से निकाल दो। ये रिकमेंड कर सकता है NHRC।
लेकिन हमारे यहाँ एनएचआरसी जैसे बाकी की संस्थाएं, जैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खत्म हो गए हैं, वो सरकार की जेब में पड़े हैं, या फिर हमारे चुनाव आयोग वो इस समय सरकार की जेब में पड़ा है और सरकार के हुक्म से काम कर रहा है, खासतौर से जो सत्ताधारी बीजेपी है उसके हुक्म से काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इसी तरह से भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो भारत के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह फेल है, और उसका एक सबूत यह है कि इंटरनेशनल एक रैंकिंग होती है एनएचआरसी की, सारी दुनिया में हर देश में एनएचआरसी का गठन करना पड़ता है, हर देश को करना पड़ता है, और भारत का जो एनएचआरसी है उसकी रैंकिंग ए से घटाकर बी कर दी गई है 3 साल पहले, और 3 साल से भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि हमको दोबारा ए कैटेगरी मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही। और ये दुनिया में हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है कि भारत जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, लोकतंत्र की मां कहता है और विश्व गुरु कहता है, उसकी मानवाधिकारों की हालत यह है कि उसका एनएचआरसी को इंटरनेशनली ए कैटेगरी से नीचे गिरा दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षित करने में विफल हैं। और आपको और एक बात जाननी चाहिए कि पाकिस्तान, जिसको हम पानी पी पी कर गाली देते हैं कि वो बहुत खराब है, पाकिस्तान के एनएचआरसी के पास ए कैटेगरी है। तो हमारी हालत ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरी है। हम ह्यूमन राइट्स के मामले में पाकिस्तान से भी बदतर हैं। तो ये स्थिति है। फिर हमला किस किस के ऊपर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेट किस किस के हो रहे हैं, कौन लोग हैं और क्यों हो रहे हैं, मकसद क्या है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, उस पर भी हमको अपनी सोच खुली रख करके रेटोरिक से बचते हुए, डॉगमास से बचते हुए, बिल्कुल ताजा दिमाग से देखना चाहिए। और सिंपल चीजें सबसे इफेक्टिव होती हैं, सबसे अच्छी समझ देती हैं, तो बिल्कुल सिंपली समझना चाहिए। तो किस किस के ऊपर हमला हो रहा है, तो हम देखते हैं कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, हम देखते हैं किसानों पर हमला हो रहा है, हम देखते हैं मजदूरों पर हमला हो रहा है, जेलों में किनको डाला जा रहा है, तो जो किसान आगू हैं उनको डाला जा रहा है, मजदूरों के यूनियन कार्यकर्ता हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, आदिवासियों के लिए जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव वाला मामला हो या छत्तीसगढ़ में जो मूलवासी बचाओ मंच के युवा नेता लोग हैं, चाहे वो रघु मिडियामी हैं या सुनीता पोटाम हैं या सुरजू टेकाम हैं और बहुत सारे लोग हैं, या फिर कश्मीरी 1,500 कश्मीरी जेलों में है, पत्रकार जेलों में है बड़ी तादाद में, और नॉर्थ ईस्ट में लोग हैं जेलों में, साउथ इंडिया में जो वो मछुआरों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं या लैंड राइट्स के लिए लड़ रहे हैं वो जेलों में है। तो जो लोग आर्थिक हमलों का सामना कर रहे हैं वो लोग जेलों में हैं। कई बार हमको लगता है कि ये तो हिंदूवादी सरकार है, हिंदुत्व के लिए लड़ रही है और इसका ये सिर्फ सांप्रदायिकता इसका मुख्य एजेंडा है, इसलिए सांप्रदायिकता का अगर हम विरोध करेंगे तो इनको हरा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी सरलीकरण हो गया चीजों का। ये सरकार सिर्फ हिंदूवादी सरकार नहीं है,
ये सिर्फ हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि जेलों में हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी जातियों के लोग हैं। अगर आप कहें तो सुधा भारद्वाज ब्राह्मण है, या संजीव भट्ट वो ब्राह्मण है। तो जो भी इनका मुकाबला करेगा, मतलब मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के वो लोग हैं जो इनके एजेंडे के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, वो जेलों में हैं। अब इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं? अगर हमें ये लगता है कि इनका हमला मुसलमानों पर है तो हम गलतफहमी में हैं। ये जो अभी प्रोफेसर साहब ने अपना जो भाषण खत्म किया, उसमें उन्होंने अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण नारा लगाया और उसके द्वारा एक चीज समझाने की कोशिश करी। हम उस बात से समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने नारा दिया जो भगत सिंह जी का है कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अभी कुछ 2 साल पहले इलाहाबाद में जब वहां स्टूडेंट्स ने एक बैनर बनाया और उस बैनर पे लिखा यही वाला नारा, तो थानेदार ने कहा मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा अगर तुम ये दूसरी वाली लाइन नहीं मिटाओगे। तो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद हटा दो, इनकलाब जिंदाबाद चलेगा, साम्राज्य मुर्दाबाद हटा दो। इतना क्यों चिढ़ा वो? क्योंकि वो समझता है कि स्टेट की पॉलिटिक्स क्या है, स्टेट की पॉलिसी क्या है। जो साम्राज्यवाद है, उस वक्त जो इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म था, कि दूसरे देशों पर अपना साम्राज्यवादी कब्जा करते थे, उन देशों से कच्चा माल और बाजार पर कब्जा करते थे, उसको हम अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवाद कहते थे, इंटरनेशनल इंपीरियलिज्म। लेकिन क्या आज वो इंपीरियलिज्म खत्म हो गया है? क्या भारत इंपीरियलिज्म से आजाद है? अभी आपने गाना भी सुना कि जो भगत सिंह की लड़ाई थी वो लड़ाई आज भी चल रही है। तो आज आप देखते हैं कि हमारी अपने देश की जो फौजें हैं वो लगातार लोगों के ऊपर हमला कर रही हैं, और ये हमला भी साम्राज्यवादी हमला है। इसे कहते हैं इंटरनल कोलोनाइजेशन, इंटरनल इंपीरियलिज्म। तो आज हमारे लिए कश्मीर एक कॉलोनी है। हमें इंपीरियलिज्म का लक्षण क्या है कि हमें उस किसी इलाके के संसाधन चाहिए, लोग नहीं चाहिए। तो हमें कश्मीर की जमीन चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। हमें बस्तर की जमीन चाहिए, बस्तर के आदिवासी नहीं चाहिए। हमें नॉर्थ ईस्ट की जमीनें चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों से हमारा कोई प्यार नहीं है। तो साम्राज्यवादी जो डिजाइन है वो ये है कि लोगों से कोई प्यार नहीं है, हमें संसाधनों पर कब्जा करना है। और वो इंपीरियलिस्ट जो कोशिशें हैं और जो हमला है वो आप आज खुलेआम देख सकते हैं कि सारे देश में जो इंटरनल कोलोनाइजेशन है, चाहे वो अब अडानी अंबानी का नाम दे दीजिए, लेकिन वो एक पूंजीवादी जो इंपीरियलिज्म है वो सरकार के द्वारा पूंजीपतियों के लिए पूरे देश में चल रहा है, वो हमला है। तो ये जो हमला है, एक किताब लिखी थी, मतलब हम देखते हैं कि मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा है। ये एक प्रोजेक्ट कैपिटलिज्म ने शुरू किया था, और ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो अमेरिका ने शुरू किया था, इस्लामोफोबिया का प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब पहले सरकारें कहती थी कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम जन कल्याणकारी राज्य हैं, हम लोक कल्याणकारी हैं, हम जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं,
लेकिन जब पूंजीवाद का नया दौर आया तब सरकारों का मुख्य काम हो गया पूंजी की सेवा करने का। तब एक बुनियादी संकट खड़ा हुआ कि अगर सरकार का काम पूंजी की सेवा करने का है तो फिर जनता वोट क्यों देगी? आप हमारे लिए तो है नहीं, अब आप वेलफेयर स्टेट तो है नहीं, लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है, तो हम आपको वोट क्यों दें? तो सरकारों ने कहा कि आपको सरकार की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप खतरे में हैं और सरकार आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो खतरे में है, खतरा क्या है? तो खतरा पैदा करो। खतरा चाहिए तो खतरा ढूंढो। कौन है खतरा? तो एक खतरा ढूंढा गया कि मुसलमान खतरा है, और मुसलमानों को खतरे के रूप में पैदा करने का पूरा एक प्रोजेक्ट अमेरिका और सीआईए ने शुरू किया। और आपको मालूम होगा कि किस तरीके से जो नजीब की सरकार थी, मतलब रशिया को तोड़ने के लिए अफगानिस्तान में से सटा हुआ जो चेचन्या का इलाका था मुस्लिम बहुल, वहां विद्रोह भड़काया गया और नजीब की सरकार को गिराने के लिए जो एक साम्यवादी सरकार थी, अमेरिका से ओसामा बिन लादेन को भेजा गया इन पश्चिमी ताकतों के द्वारा, पूंजीवादी ताकतों के द्वारा। ओसामा कोई दाढ़ी वाला मुल्ला नहीं था, वो एक बेल बॉटम पहनने वाला, गॉगल्स लगाने वाला, विस्की पीने वाला, क्लब में नाचने वाला एक अमेरिकी नौजवान था, अमेरिकन था, अंग्रेजी बोलता था। उसको भेजा गया और हथियार दिए गए। सीआईए ने वहां अफीम की खेती करके हथियार खरीदने का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया सीआईए ने, जिसको नार्को टेररिज्म कहा जाता है। और फिर वहां पर नजीब की सरकार गिराई गई, नजीब को चौराहे पर फांसी दे दी गई। फिर वहां तालिबानी सरकार की स्थापना अमेरिका ने की और फिर तालिबान को खत्म करने के नाम पर फिर 23 साल तक वहां जमा रहा, फिर हथियार बेचे और भारत उसका पार्टनर बना उस इस्लामोफोबिया के प्रोजेक्ट का। और भारत में भी उस तरह की फिल्में बनाई गई जिसमें मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता था। उसमें हिंदू कैरेक्टर ही मुसलमान बन करके आतंकवाद कर रहे हैं और पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि मुसलमान आतंकवादी हो गए। आईबी के लोग, भारत का में कोई इस्लामी टेररिज्म कभी नहीं रहा। भारत में पूरा इस्लामी टेररिज्म स्टेट एजेंसीज ने खड़ा किया, उसका हुआ। आईबी के लोग जाकर मुस्लिम बस्तियों में मुसलमान लड़कों को रेडिकलाइज करते थे, भड़काते थे और फिर उन्हीं को जेलों में डालते थे। और लगातार इस पर हमारे कुछ साथी हैं यूपी में, रिहाई मंच उन्होंने बनाया। उन्होंने उन मुस्लिम नौजवानों के मुकदमे लड़े और लगातार कोई मुसलमान 10 साल बाद छूट के आ रहा है, कोई 12 साल बाद, कोई 14 साल बाद, कोई 16 साल बाद, 22 बरी हो रहे हैं, कोई 23 साल बाद, कोई 30 साल बाद। हजारों नौजवानों को जेलों में डाल दिया। हमारे एक साथी हैं, अभी अमेरिका चले गए, अजीत शाही, जो तहलका मैगजीन में थे। उस समय आप लोगों ने सुना होगा, सिमी के आतंकवादी जेलों में डाल रहे हैं नौजवानों को। और उन्होंने एक सीरीज करी जिसमें 18 जेलों में बंद मुसलमानों के बारे में एक सीरीज निकाली कि कैसे कैसे ये फर्जी केस हैं सारे। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया सिमी का नाम लेना और ड्रैकोनियन लॉज लाए गए, टाडा, पोटा, मकोका, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों को जेलों में डाला गया। तो पूरा एक इस्लामोफोबिया का भारत में भी हवा बनाया गया। लेकिन मकसद क्या था? मकसद मुसलमानों को सताना नहीं था, मकसद बहुसंख्य आबादी को डराकर सत्ता प्राप्त करने का था। और सत्ता प्राप्त करके संसाधनों पर कब्जा करने का था। राजनीति का मुख्य मकसद किसी देश की दौलत पर कब्जा करना होता है। तो पूरा इस्लामोफोबिया का मकसद मुसलमानों को सताना नहीं, हिंदुओं को डराने का था। और वो उन्होंने किया।
और ये राजनीति हर जगह सफल है। तो जहां जो धर्म मेजॉरिटी में होता है उसको डराया जाता है और जो अल्पसंख्यक है उसको खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो पाकिस्तान में हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में है। भारत में हिंदू धर्म खतरे में है। जहां जो ज्यादा है वही खतरे में है। देख रहे हैं आप चालाकी। भारत में हिंदू बहुसंख्य है इसलिए हिंदू धर्म खतरे में है। पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्य है इसलिए पाकिस्तान, जियाउल हक का क्या नारा था? इस्लाम खतरे में है और उसने सारे अधिकार छीन लिए, मानव अधिकार। तो ये जो मजहब की राजनीति है ये कितनी चालाकी से पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतें अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं